प्रदर्शन जारी है। सोमवार को जमकर हिंसा हुई और उसके बाद शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आ जाती है। ढाका छोड़कर अगरतला के रास्ते भारत पहुंचती हैं शेख हसीना। हिडन एयर बेस पर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने उनसे करीब 1 घंटे बातचीत की है। अजीत डोभाल से उनके 1 घंटे बातचीत होती है और बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकर उज जमान ने अंतरिम सरकार बनाने की बात भी कही है। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता की तरफ। भूपेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं उनकी तरफ। भूपेंद्र, अजीत डोभाल से उनकी 1 घंटे से भी ज्यादा बातचीत होती है। उसके बाद विदेश मंत्री प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं, सर्वदलीय बैठक होती है, तमाम सियासी हलचल भी बांग्लादेश के साथ साथ, जहां बांग्लादेश में एक तरफ प्रदर्शन हो रहा है वहीं दूसरी तरफ भारत में सियासी हलचल तेज है। क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए, बिल्कुल जैसे ही बांग्लादेश में हिंसा का माहौल बढ़ा था उसी दौरान से ही भारत के जो बीएसएफ आर्मी के चीफ हैं दलजीत सिंह चौधरी, उन्होंने भी बांग्ला बॉर्डर पर जाकर जायजा लिया और वहां पर जो हमारी आर्मी है वो भी वहां पर मौजूद है। लेकिन जो फिलहाल दूसरे देशों में हलचल मची हुई है उसको लेकर भी काफ़ी चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। तो वहीं आज भारत में भी सर्वदलीय बैठक हुई है और बांग्लादेश में जिस तरह से संकट चल रहा है उसको लेकर भी चर्चा की जा रही है। वहीं विदेश मंत्री आज 3 बजे लोकसभा में भी इस पर चर्चा करेंगे और बताएंगे आखिर क्या कुछ आगे इसमें किया जा सकता है। लेकिन बांग्लादेश में जिस तरह से हालात पैदा हुए हैं उसको लेकर कई देशों की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं अमेरिका ने अंतरिम सरकार के बनने के फैसले का समर्थन किया है। जो बांग्लादेश में अब जो नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस खान का नाम आगे आ रहा है, जो दावा किया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि वो वहां पर प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अभी भी वहां पर स्थिति जो कि त्यों बनी हुई है। लेकिन जो सेना के चीफ है उन्होंने 18 सदस्यीय टीम बनाकर सरकार बनाने का न्योता वहां पर दिया है और जो विपक्षी नेता है उनको भी उसमें शामिल किया गया है। हालांकि देखने वाली बात होगी किस तरह की सरकार अब बांग्लादेश में बनती हुई नजर आती है। हालांकि जो वहाँ पर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उनमें से अब तक काफ़ी लोग मारे जा चुके हैं। हिंसा के दौरान 300 से ज़्यादा लोगों की वहाँ पर मौत हो गई। तो वहीं करीब 14 पुलिसकर्मी भी इस पूरी हिंसा के दौरान मारे जा चुके हैं। तो 10,000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। अब हिंसा का मोड़ क्या कुछ आगे ले सकता है? हालांकि जो विपक्षी दल है वहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि छात्रों को अब प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही नई सरकार का गठन होगा तो छात्रों की जितनी भी मांगे वो सारी मान ली जाएंगी और छात्रों के हित में ही आगे की सरकार जो है वो फैसला करेगी। जी बिल्कुल पुष्पेंद्र, जहां एक तरफ बांग्लादेश ढह रहा है, दहशत की तस्वीरें हैं, तमाम आक्रोश की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन वहीं जहां भारत लौट तो आई है, बांग्लादेश से छोड़ भारत आ गई है शेख हसीना, लेकिन उसके बाद प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि जहां भी शेख हसीना जाएगी वहां पर अटैक किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल कल जैसे ही शेख हसीना भारत पहुंची थी, गाजियाबाद के इंडियन एयरबेस पर वो उतरी थी जैसा दावा किया जा रहा है, तो जो एनएसए चीफ हैं अजीत डोभाल वो वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने 1 घंटे तक उनसे चर्चा की जैसा बताया जा रहा है। तो उनकी सुरक्षा को लेकर काफ़ी ज़्यादा पुख्ता इंतजाम कल ही किए जा चुके थे और जब तक वो भारत में रहे तो उनकी सुरक्षा को लेकर भारत की जो जिम्मेदारी बनती थी वो उन्होंने बखूबी बाकायदा निभाई है। लेकिन आज जो उनका विमान था वो बांग्लादेश लौट चुका है और शेख हसीना भी भारत से विदा ले चुके हैं। हालांकि अभी तक यह नहीं कहा जा सकता कि शेख हसीना किस देश में गई हैं। हालांकि जो दावा किया जा रहा है लंदन और फिनलैंड का नाम सामने आ रहा है और वहीं उनके बेटे का भी एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि अब शेख हसीना जी ने राजनीति से संन्यास ले लिया है, वो राजनीति से दूर रहेंगे, वो अपने पोते के साथ समय बिताएंगे। तो हो सकता है उनकी सुरक्षा को लेकर वो जहां भी जाएंगे तो उस देश की जो सरकार है वो जरूर उनकी सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम करेगी, क्योंकि बेशक वो अब प्रधानमंत्री नहीं है लेकिन बांग्लादेश की वो प्रधानमंत्री थी। हिंसा के कारण उन्होंने अपना पद त्याग दिया है और फिलहाल जो आगे की स्थिति है क्या कुछ होता है वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल पुष्पेंद्र, बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है, ऐसे में पड़ोस में कुछ भी होता है उसका असर पड़ोसी राज्यों पर, देशों पर जरूर पड़ता है। तो ऐसे में क्या कुछ असर होने वाला है भारत पर इसका, क्योंकि हम अभी देख ही रहे हैं किस तरीके से सियासी हलचल भी तेज है। विपक्ष, इसमें सराहनीय वाली बात यह है कि विपक्ष भी एक साथ है, सरकार के साथ है। और तो अब क्या कुछ और बदलाव देखा जा सकता है भारत में, क्योंकि शेख हसीना भारत में आई और सियासी हलचल भी तेज हुई?
देखिए, कल जैसे ही बांग्लादेश में हिंसा का माहौल था, राहुल गांधी ने खुद विदेश मंत्री से मुलाकात की थी और इस चीज का जो प्रभाव पड़ोसी देशों पर पड़ रहा है, जो पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हुए हैं, अगर मिजोरम मेघालय की बात करें तो वहां पर भी कल पूरी रात नाइट कर्फ्यू रहा और आगे के लिए भी हिदायत दी गई है कि 2-3 दिन वहां पर कर्फ्यू की उम्मीद रह सकती है। लेकिन जो प्रभाव पड़ोसी देशों पर पड़ रहा है, एक तो वहां की जो बॉर्डर लगी हुई है वहां पर सभी सिक्योरिटी हाई अलर्ट मोड पर हैं। खुद जो हमारे दलजीत सिंह चौधरी हैं जो बीएसएफ को संभाल रहे हैं, वो खुद वहां पर जायजा ले रहे हैं और खुद बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने भी वहां पर अपील की है कि शांति बनाए रखें और जो वहां का प्रशासन है वो भी पूरे अलर्ट मोड पर है, क्योंकि इस समय बांग्लादेश जरूर घुसने की कोशिश करेंगे। और वहां पर जो तस्वीरें आ रही हैं, अगर हम ट्विटर के माध्यम से तस्वीरें देख रहे हैं तो कई तरह की तस्वीरें ऐसे आ रही हैं जो दावा किया जा रहा है कि वहां पर हिंदुओं के साथ भी अत्याचार हो सकता है। लेकिन वहां के कुछ लोगों का कहना है और तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है कि जो वहां पर काली मंदिर है और कई तरह की जो मंदिर है वहां पर वहां के लोग खुद उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि सरकार वहां की जा चुकी है और वहां के लोग खुद अपने आप में फिलहाल राजा समझकर बैठे हैं। लॉ एंड ऑर्डर तो यहां पर दुरुस्त किया जा चुका है, लेकिन बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर जैसा कुछ दिख नहीं रहा। तस्वीरें भी ऐसा ही कुछ बयां कर रही है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन क्या कुछ अल्पसंख्यकों की अब स्थिति हो सकती है बांग्लादेश में? ये चिंता का विषय भी है। क्या कुछ अब होने वाला है? क्योंकि अल्पसंख्यक के जो मंदिरें हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है, उन पर अटैक किया जा रहा है। अल्पसंख्यक की जिंदगियों को लेकर अब सवाल गहराने लगे हैं। क्या कुछ? देखिए, बिल्कुल हम सोशल मीडिया के माध्यम से यही देख रहे थे कि वहाँ के कुछ हिंदुओं की जो वीडियो हैं वो वायरल हो रही हैं, उनके घरों पर पथराव किया गया है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान स्थिति में वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ और भी वीडियो सामने आ रही हैं जो वहाँ पर मंदिर हैं उनकी सुरक्षा वहाँ के खुद के लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि आने वाली सरकार हिंदुओं के साथ कैसा माहौल करेगी, कैसा वातावरण बनाकर रखेगी। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस देश में 93% मुस्लिम हो और 7% हिंदू हो तो कहीं ना डर का माहौल जरूर पैदा हो जाता है। लेकिन आने वाले समय पता चलेगा कैसी सरकार होती है और किस तरह की वहां पर नीतियां बनेंगी, किस तरह से वो सरकार आगे चलेगी। हिंदू वहां पर जो रह रहे हैं डर के माहौल में रहेंगे या बिल्कुल निडर होकर वहां पर जिएंगे। और जो पड़ोसी देश हैं वो भी इस पर निगाह बनाकर जरूर रखे हुए हैं। भारत की निगाह स्पेशल बनी हुई है और इस फैसले पर भारत पहले नहीं आना चाहता था, लेकिन जिम्मेदारी बनती है। ठीक है पुष्पेंद्र, आपका रुख करेंगे, लेकिन अभी कुछ बयान भी आ रहे हैं जो सियासी हलचल तेज कर रहे हैं। आपको सीधे वो कुछ बयान सुनाते हैं जो सियासत के जो तापमान को है और भी चरम पर पहुंचा चुके हैं। बांग्लादेश की परिस्थिति बड़ी संवेदनशील है, गंभीर परिस्थिति है। जिस तरह के हालात उस देश में बने हैं वो पूरी दक्षिण एशिया के लिए और पूर्व एशिया के लिए चिंताजनक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज दोनों सदनों में इसके ऊपर एक विस्तृत बहस होगी और सरकार इस बहस को फैसिलिटेट करने में अपना पूरा योगदान निभाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर सदन में बहस हो। Well, look, as far as India is concerned, I think the first and most important signal we need to send to the people of Bangladesh is that we stand with them. That there is no other vested interest that India has. We have interests, obviously, in a peaceful, prosperous Bangladesh, but we are with the people. We stand for their right to determine their own political destiny and their own representatives. Having said that, we obviously have to be very much on alert. There are some disturbing reports coming, as you know, of attacks on Hindu homes, temples, and individuals. One might hope this will calm down, especially because every sort of popular uprising is followed by some degree of anarchy. We all saw the pictures of looting, etc. yesterday. It may calm down and stabilize in a couple of days, in which case we don't have to worry. If it doesn't, I think it's a good step that the external affairs ministers who are briefing all party leaders. We welcome that that move on part of the external affairs minister. We are completely with the government as far as national security and the safety of our citizens are concerned. What's happening in Bangladesh is very worrying. It's not just, we can't just say that it's merely a toppling of an unpopular government. It seems to be something more deeper than that. The safety of our citizens, the safety of our borders is very, very important. And eventually, whatever government forms there, we have to make sure that that government is in line with us in terms of our national interest and is not against us, and it's not some radical government which is against the Indian interest. देखिए, बांग्लादेश में जो हो रहा है, ये सरकार चेंज आने के बाद जो अभी स्थिति है, वहाँ
जितने माइनॉरिटी वाला है अभी बचा हुआ, उनका ऊपर प्लान माफिक अटैक हो रहा है, उनका प्रॉपर्टी लूट हो रहा है, उनका घर का फीमेल का ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये सारी जो प्रशासन है, अभी जो जमात का प्रशासन और मिलिट्री भी जो है उनका सपोर्ट ज्यादा है और ओवरऑल परिस्थिति बड़ा अलार्मिंग है। मुझे पक्का लगता है भारत सरकार की नज़र होगी, लेकिन बहुत चिंता की विषय है। देश की हालत देखिए, ये इसलिए कि लोकतंत्र के नाम पर वहां तानाशाही चला रही थी। विरोधियों को जेल में डाला, झूठे मुकदमे डाले, मर्डर हो गए विरोधियों के, महंगाई हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई और सत्ताधारी घूमते रहे। जनता जो होती है, चाहे बांग्लादेश हो चाहे हिंदुस्तान हो, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में एक हद तक जनता सह लेती है, बाद में सड़क पर उतरती है। उद्धव साहब बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पर जीएसटी वापस लेने की मांग को लेकर संसद के मकर द्वार के बाहर मंगलवार को विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया है। मेडिकल और लाइफ इंश्योरेंस पर लगने वाले जीएसटी को हटाने या कम करने की मांग के बीच सरकार ने सोमवार को संसद में बताया कि पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में लगने वाले टैक्स से सरकार को 21,256 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसमें 2023-2024 के दौरान 8,263 रुपए सरकार के खाते में आए हैं। तो स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी वापस लेने की मांग तेज हो गई है। इंडिया के सांसदों ने प्रदर्शन किया है। ये प्रदर्शन की तस्वीरें हैं जो आप अभी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वित्त मंत्री महोदया ने, यानी कि सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस पे, दवाइयों पे जो जीएसटी लगा रखी है, उससे आम जनमानस बहुत परेशान है और नितिन गडकरी जी भी इसके लिए पत्र लिख चुके हैं। तो सरकार के अंदर भी इस बात पे विरोध है। पूरा विपक्ष इंडिया ब्लॉक आज इस चीज के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहा है और सरकार को, आम आदमी को राहत देनी पड़ेगी। देखिए, मोदी सरकार बिना सोच समझ के कुछ भी एक तानाशाही ये के तहत कुछ भी लागू कर देती है। नोटबंदी कर दिया, जीएसटी लागू कर दिया। अब हेल्थ सेक्टर में अगर इस तरह से 18% जीएसटी होगा तो लोग जो मिडिल क्लास खास तौर पर बहुत ज्यादा इससे प्रभावित हो रहा है, क्योंकि वो मेडिकल इंश्योरेंस करने से भी अब डर रही है। लेकिन वो लोग सबसे पहले मेडिकल इंश्योरेंस ही करते थे पहले, लेकिन 80% देख के उनको लग रहा है कि किसी और तरफ हम लोग अपने पैसे को सुरक्षित रखें। तो ये देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, इसे अविलंब खत्म करना चाहिए। इसीलिए आज संपूर्ण विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने यहाँ पर प्रोटेस्ट दिखाया और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि हेल्थ सेक्टर में जीएसटी 18% से कम ना किया जाए। खबरों में बढ़ते आगे। फरवरी 2024 को यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। इस परीक्षा के लिए करीब 48 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। यूपी पुलिस पेपर लीक की घटना ने सभी को परेशान भी किया था। अब यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को फिर से आयोजित की जा रही है। इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड किसी भी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 को बिल्कुल ठीक तरह से आयोजित करवाने के लिए खास तैयारियां भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने इस संबंध में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक जरूरी नोटिस भी जारी किया है। इसमें एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देकर लोगों से पेपर लीक से रक्षा में और नकल करने वाले सॉल्वर गैंग से जुड़ी जानकारी देने का अनुरोध किया गया है। सॉल्वर गैंग से जुड़ी जानकारी देने का इसमें अनुरोध किया गया। इस मेल में, इस पोस्ट में मेल और फोन नंबर दिया गया है। अगर इन बातों की जानकारी पहले से मिल जाएगी तो बाद में होने वाली परेशानी से भी बचा जा सकेगा। पेपर लीक जैसी समस्याओं का सामना किसी भी छात्रों को नहीं करना पड़ेगा। तो 25, 30, 31 अगस्त 22 से शुरू होगी परीक्षा और परीक्षा से जुड़ी तैयारियों में जुट गई है परीक्षा बोर्ड। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।